नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया और मैं हूं शिवेंद्र गौर। हम इस समय जहां खड़े हैं वो है सुप्रीम कोर्ट का प्रांगण और हमारे साथ कई वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। धर्मराज जी हैं, ध्रुव जी हैं। तो मैं चाहूँगा दिखाएं इधर से, और आप भी आइए, आगे को आ जाइए। आप भी, आपका सुनाम क्या है? मोहित चौधरी। वजह क्या है यहाँ आने की? वजह यह है कि काफ़ी समय से देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा था। 5 मई को उस बारे में बातचीत हुई। वो थी वक्फ कानून के विषय में, जो नया कानून है 2025 संशोधन कानून, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका है। उस समय के तत्कालीन जो CJI संजीव खन्ना जी ने उसको 13 तारीख को, चूँकि वो रिटायर हो रहे 13 मई को, तो उसको उन्होंने आगे के लिए कर दिया। 15 तारीख को नए जो CJI हैं गवई साहब, उन्होंने 20 के लिए आज इसको लिस्ट किया। क्या बड़ी चीज़ आप इसमें देखते हैं? मैंने जो मैं अपनी सामान्य बुद्धि से, चूँकि मैं वकील नहीं हूँ, समझ पाया, वो ये समझ पाया कि मुझे समझ में आया कि CJI ने एक टिप्पणी की है कि संसद में जो कानून पास होता है वो संवैधानिक पूरा तरीके से होता है। अगर आप कुछ बड़ा ऐसा लाते हैं जिससे सिद्ध हो पाए कि असंवैधानिक है, तब हम इसके बारे में विचार करेंगे। इतना मेरी समझ में आया। आप इसको कैसे व्याख्यान करेंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा है। आप आज चीफ जस्टिस ने ये क्लियर कट कर दिया है, क्योंकि आज 2 जजेस की बेंच जो है ना, जस्टिस गवाई, चीफ जस्टिस गवाई साहब और जो है ना जस्टिस मसीह की 2 डिवीज़न बेंच ने इस मैटर को आज टेकअप किया था। क्योंकि पहले खन्ना साहब ने कहा था कि मैं 13 तारीख को रिटायर हो रहा हूँ, तो बेटर है क्योंकि लंबी आर्गूमेंट चलेगी, तो इसलिए इस बेंच के नए जो चीफ जस्टिस आएंगे वो एक नई बेंच बनाएंगे और वो उसको सुनेगी। तो आज वो जो 2 जज की बेंच ने इस मामले को सुना। तो चीफ जस्टिस ने आज बैठते सबसे पहले यही पॉइंट जो आपने कहा कि कानून संविधान जो है ना लोकसभा बनाती है, विधि बनाती है, और उसके अंदर अगर कोई ऐसी पॉइंट आउट कर पाते हैं जो कि डिस्टर्बिंग है, ट्रबलसम है, संविधान को, अनुच्छेदों को उल्लंघन करती है, तो उसके ऊपर हम विचार कर सकते हैं। तो अब पाला जो है ना रिप्रेजेंटेटिव्स, लॉयर्स के पाले में बॉल है कि अब वो ऐसे पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें जो ये दिखा सके कि कौन कौन से डिस्टर्बिंग पॉइंट हैं। वकील साहब, मैं उसको पढ़ रहा था, चूँकि मैं तो लाइव लॉ और वो सब जो साइट्स हैं उन पर पढ़ता हूँ कि एक बहस हो रही है, थोड़ी लेट भी आती है। आप लोग यहाँ हो, आप उसको गंभीरता से समझते हो, तो कई सवाल कहे गए। एक सवाल जो किया गया ख़ास तौर से, जो कपिल सिब्बल ने किया, वो ये किया कि प्रैक्टिस वाला, क्या बोलते हैं, बाई यूजर, वक्फ बाई यूजर। उन्होंने कहा कि अगर मैं इसको 5 साल से पहले नहीं कर सकता, और अगर मान लीजिए कि 5 साल से पहले मैं मृत्यु शैय्या पर पड़ा हूँ और उस समय मेरी इच्छा वक्फ करने की है, तो ये लाइन उन्होंने बोली है, कितनी प्रभावी हो सकती है, नहीं हो सकती है? देखिए, इस बारे में सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा आंसर नहीं आ पाया सॉलिड जिसके लिए कहा जा सकता है कि भाई जो उनके पास उनको काउंटर है। लेकिन जो मेरी अपनी एक आर्गूमेंट है, मैंने पहले भी इस बात पे मुकर्रर रूप से कहा है कि ये 5 साल की जो कंडीशन रखी है बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि आदमी कई बार, ये जो धर्म परिवर्तन होता ना, ये हमेशा फेथ के बेस पे नहीं होता है। कई बार भय से होता है, कई बार लालच से होता है, और कई बार गुस्से में हो जाता है। ठीक है, तो जैसे गुस्से में आ जाता है कि जैसे बहुत सारे लोग जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हैं, वो बौद्ध बन गए या क्रिश्चियन बन गए या मुस्लिम बन गए कि ठीक है, जो हमारे को मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा। किसी का कोई इंडिविजुअल कोई एक्सपीरियंस रहा होगा जिसके पास गुस्से में बन जाता है। तो अगर उसका गुस्सा जब पारा नीचे उतरता है, तब वो रियलाइज़ करता है कि भाई मैं तो इस धर्म में गलत चला गया। तो उस कंडीशन में आप क्या कहोगे? उसने गुस्से में आकर प्रॉपर्टी भी दान वक्फ कर दी, बाद में वो रियलाइज करता है कि ये क्या हो गया। लेकिन कपिल सिब्बल साहब का जो आज सवाल था वो उसके हटके था। उन्होंने, वो तो बात आपकी वाली बात है कि अगर मुझे 5 साल नहीं होते हैं, मान लीजिए 4 साल 10 महीने होते हैं, और मैं जो हूँ उस सैया पे पड़ा हूँ और मैं अभी धर्म में ही हूँ, इस्लाम में, तो मैं उस समय करना चाहूँगा, तो इसका कोई जवाब नहीं है। तो 5 साल से पहले से अगर वो बचपन से ही अगर जो है मुस्लिम हैं बाय प्रैक्टिस, तो कोई इशू है नहीं। इशू वो उन जो धर्म परिवर्तन किया, उनके परिवर्तन किया जिन्हें 5 साल नहीं हुए हैं, तो उसमें
क्या बिगड़ जाएगा? उसके बच्चे भी तो है ना, जो उसके आगे आने वाली जनरेशन है वो भी तो बेनिफिशियरी है ना उसके, उसकी प्रॉपर्टी के। ये आदमी इमोशनल होकर के, किसी मैंने बताया कोई कुछ कारणों के कारण से हो सकता है, वो भी समझ में नहीं आए, उसके कारण से अपने पूरे खानदान को बर्बाद कैसे कर सकता है, आने वाली पीढ़ियों को कैसे बर्बाद कर सकता है। इसके लिए एक सिंपल ये कारण है, ये बताया, मैं बता देता हूँ। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर एक सेक्शन 13 के अंदर एक प्रोविजन है कि अगर जो दोनों पार्टियां अगर कंप्रोमाइज कर लेती है, चलो जो है सेटल कर देते हैं, तो उसके लिए कूलिंग पीरियड दिया जाता है 6 महीने। देखो पार्लियामेंट ने क्या सोच के दिया 6 महीने, ताकि उनको ऊंच नीच अच्छे बुराई का फैसला तो हो। आपने समझाया था, आपकी वो वीडियो भी हमारे पास है, वो बयान भी है। हम थोड़ा दूसरे उस पर जाते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो, जैसे कि अपनी साधारण समझ, फिर मैं कहूँगा कि वकील नहीं हूँ, कि जिस तरीके से जो CJI ने जो बात कही है कि कपिल सिब्बल साहब क्या कहीं किसी जगह पे चूके लगते हैं। जैसे मुझे लगा कि एक जगह पर ये बात हुई कि पहले 2025 से पहले क्या रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था नहीं था वह प्रॉपर्टी का, उसके विषय में कोई स्पष्ट नहीं बोले, था लेकिन अनिवार्य नहीं था, रजिस्ट्रेशन करा सकते थे। वो पेज क्या, जरा समझाइए। कपिल सिब्बल साहब जो ने यहाँ पर फंस गए थे। कैसे फंसे? फंसे वो है कि पहले मैं ये खुद नहीं कह रहा हूँ, मैं कहीं मैंने लोगों डिस्कस करते देखा, फंस गए, तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो क्या जानूं इतने बड़े वकील फंस गए नहीं फंस गए। सुप्रीम कोर्ट में हमने खुद देखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये हंगामा कर रहे हैं इस बात के ऊपर। ये बता रहे गवई साहब ने थोड़ी सी चुटकी भी ले ली। चुटकी लेंगे ही जब आप झूठ बोलेंगे कोर्ट के सामने, इलॉजिकल बात करेंगे। इतने बड़े लॉयर हैं, अगर आप इलॉजिकल बात करेंगे, मतलब उसमें वो तथ्य नहीं दे पाए या इलॉजिकल बात? इलॉजिकल बात कर रहे हैं सारी। हाँ, ठीक है ना। उन्होंने पहले मना कर दिया, फिर हाँ कर दिया, क्योंकि कोर्ट रिवर्स करती चली गई कि 1913 से उन्होंने कहा शुड लिखा हुआ है, तो इसका क्या वो कहते हैं? नहीं, शुड नहीं, शेल। 1923 में, हाँ, एक मिनट, जस्ट आई एम जस्ट फॉलोइंग हिज नो प्रॉब्लम सर, मैं आप दो वरिष्ठ नहीं 1923 में वक्फ रजिस्ट्रेशन लॉ आया और 1954 में फिर उसका अमेंडमेंट हुआ। दोनों जगह ये साफ साफ लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन इज मस्ट। 1923 में भी डायरेक्शन दिया हुआ। नहीं पाए क्या? नहीं, मैं तो आपको अभी दिखा दूं क्या, आप देख लीजिए। 1923 में भी जो है रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है कि जो प्रॉपर्टी डोनेटेड और वक्फ मस्ट बी रजिस्टर्ड, यू नो। उसके 1954 में भी है, रजिस्ट्रेशन की बात उठी है, अनिवार्य है। तो वकील साहब ये रजिस्ट्रेशन के बाद जो अनिवार्य है, इस बात को वकील साहब क्यों नहीं रख पाए? क्योंकि वो फंस रहे हैं ना। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री देखो सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है ना कपिल सिब्बल साहब के साथ में। अब इसके बाद आपके पास आते हैं। कपिल सिब्बल साहब के साथ में गड़बड़ क्या है कि ही हैज फॉरगॉटन कि लॉयर का पर्पज क्या है। आई एम सॉरी टू से सो, इतने बड़े वकील को, क्योंकि लॉयर का पर्पज, ही इज द फर्स्ट द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, बाद में क्लाइंट का वकील है। ही इज सपोज्ड टू place the true facts before the court and the relevant law to the court. He should not twist the facts. He should not try to misguide the court. The court is cannot be. एक जनरल परसेप्शन हमारे जो है ना, जो हम पढ़ते थे लॉ के अंदर, तो ये कहा जाता था, हमारे गुरु पढ़ाते थे हमें, तो आइदर कन्विंस द कोर्ट इफ यू गॉट ए वेरी लॉजिकल पॉइंट, कन्विंस द कोर्ट, सर्टेनली यू विल बी एबल टू कन्विंस। वंस यू नो दैट योर केस इज वीक, तो कंफ्यूज द कोर्ट। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 1995 जिसका अमेंडमेंट हुआ है, खुद कांग्रेस ने किया, ठीक है ना। तो 1995 के भी एक्ट में रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी लिखा हुआ है। तो वो कैसे कह रहे हैं कपिल सिब्बल साहब? मैं उनको सामने बैठाकर बात करना चाहता हूँ। तो कहीं यही वजह तो नहीं रही कि जो है उन्होंने, जाहिर सी बात, CJI ने फिर जो उन्होंने ये कहा, मैं भी था बहस के दौरान, वो कह रहे थे कि सिर्फ 8% प्रॉपर्टी, 8 पॉइंट सम परसेंट प्रॉपर्टी जो है रजिस्टर्ड है वक्फ की, बाकी सारी प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड है, समझे। उसके बाद उन्होंने कहा कि वक्फ बाय यूज़र का भी वही हाल है, जो मात्र जो है कुछ 6% या 7% रजिस्टर्ड है, बाकी सारी जो है ऐसे चली आ रही है, इस तरह छीन ली जाएगी। तो मतलब ये तो ज़बरदस्ती, मान लीजिए ये सुप्रीम कोर्ट है, हम और आप यहाँ रोज़ आकर बहस कर रहे हैं, तो कुछ कम से कम मतलब वक्फ बाय यूज़र का क्या मतलब? हमने 10 बार नमाज पढ़ लिया जी, 100 बार नमाज पढ़ लिया जी, यहाँ तो मैंने यूज कर लिया तो मेरा हो गया, ये तो गुंडागर्दी है।
कांग्रेस ने सारा जो गुंडागर्दी का कानून बनाकर जो है मुसलमानों के का खूब लड़ाई लड़ो, हम तो अब 13 के बाद आने वाले नहीं मतलब है। फूट डालने वाला काम। बिल्कुल आपने देखा 100%। सुप्रीम कोर्ट ने 100% सीजीआई ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि हमने सुना है कि दिल्ली की हाई कोर्ट भी वक्फ की प्रॉपर्टी में है। अच्छा, ये कहा है? हाँ, आज अच्छा, मैं कहा है। कहीं पढ़ नहीं पाया मैं। नहीं, आज सीजीआई ने कहा। अच्छा, तो ये जो साइट अपडेट करती है सब चीज़ नहीं करती होंगी, मतलब मोटी मोटी बात करती है। एक प्रकरण और आया, वो आपसे समझना चाहूँगा। जब उन्होंने ये प्रकरण कहा कि जो है इसके लिए कोई चंदा, या जैसे कि मंदिर में चंदा जाता है, एक बात वो कही, तो उन्होंने कहा सीआई ने कि मैं मज़ारों पे गया, वहाँ तो जाता है। ये किस बात पे आया था? बड़ा इंटरेस्टिंग। मतलब मैं यहाँ छोटी सी बात यहाँ पे फिर कपिल सिब्बल की बदमाशी बताता हूँ मैं, क्या बदमाशी की बदमाशी उन्होंने। तो- नहीं, बदमाशी नेचुरली, ही बीइंग ए लॉयर, ही इज नॉट सपोज्ड टू मिस टेक द कोर्ट हियर एंड देयर। ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने सिब्बल साहब ने क्या बदमाशी की, जब चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि मैं चर्च भी गया, मंदिर भी गया, और मैं जो है ना इसमें मज़ारों पे भी गया, तो वहाँ तो चढ़ावा आता है। तो कपिल सिब्बल साहब ने एकदम से समरसॉल्ट लिया। उन्होंने कहा नो, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मजार्स, मस्जिदों की बात कर रहा मैं मस्जिदों। अरे भैया, क्या बात कर रहे हो? ये पूरा का पूरा मामला जो ना वक्फ का एक्ट का जो ना, इसमें मज़ारे भी हैं, मदरसे भी हैं, जितने भी मुस्लिम मस्जिद में चंदा आता है। अरे मज़ारों पे तो चढ़ता है ना, मस्जिदों में हमने नहीं देखा क्यों, हम नहीं गए हैं। लेकिन ये मज़ारों पे तो ख्वाजा की जहाँ पे भी जो है ना अजमेर शरीफ में जाके देखिए, बेनता पैसा चढ़ता है। तो ठीक है। जब सीजीआई ने ये पॉइंट को प्रैक्टिकली, जो ईच एंड एवरी हिंदुस्तानी नोज इट, उसके बाद में भी कपिल सिब्बल ने, सोचो इतनी 144 करोड़ जनता को पता, इवन विदेशियों को भी पता है, उसके बारे में सामने झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और आई, सबसे बड़ी चीज़ आई, जो संरक्षित इमारतें होंगी एएसआई या दूसरे जो संस्थान हैं उनके द्वारा, मतलब जो संरक्षित कर दी जाएंगी तमाम ऐतिहासिक इमारतों की वजह से, उस पर उन्होंने कहा कि वो फिर वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी। उस पर मैं पढ़ रहा था, सीजीआई ने ये कहा कि मैं अजंता की या अन्य जगह पे गया जो इस तरह से संरक्षित हैं, बहुत से ऐसे जगह संरक्षित हैं, वहाँ लोग पूजा करते हैं। तो ये चीज़ क्या, अगर संरक्षित हो जाएंगी तो पूजा तो कर सकते हैं, मतलब अपनी प्रार्थना कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। एग्जैक्टली, छीने की नहीं, प्रार्थना कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने खुद ये कहा कि अजंता एलोरा की गुफाओं के अंदर मैंने विजिट किया, जबकि वो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर्स जो है ना वो एएसआई के पास में है, ठीक है, उसके बावजूद भी वहाँ पे लोगों को पूजा करने का अधिकार दिया गया, लोग जाके पूजा करते हैं। ऐसे ही जो एएसआई के अंडर में जो है ना इस्लामिक धर्मस्थल हैं, मज़ार हो गया या मदरसा हो गया, ये हो गया आपका मस्जिद होगी, कई तो वहाँ पे भी आपको कोई मनाही नहीं है, क्योंकि बस वो बफ नहीं रहेगी, मनाही नहीं होगी। क्योंकि ये बार बार मनोज सिंघवी साहब भी और कपिल सिब्बल भी आर्टिकल 25, 26 एंड 25, 26 बोला, ये धर्म के उसमें धर्म की आज़ादी में लगे। कहाँ भाई, सीजीआई ने खुद अपना उसके अंदर पॉइंट आउट किया कि जो है ना, मैंने खुद आई एम एक्सपीरियंस टू इट, कि उसके ऊपर जो है अजंता एलोरा की गुफाओं के अंदर मैंने खुद देखा है कि वो एएसआई के अंडर में होते हुए भी वहाँ पर लोग पूजा कर रहे हैं। ऐसे ही जो कुछ एएसआई की बिल्डिंगें हैं जिसके ऊपर आज भी नमाजें पढ़ाई जा रही हैं। तो ये तो मैं ये वकील साहब एक चीज़ देखता हूँ, ये अदालतें हम सबको न्याय देती हैं। एक चीज़ और उसमें ऐड करूँगा, जस्टिस मसीह ने इस पॉइंट को रेज किया, उन्होंने कहा भी कि इतनी ये कितनी है जो एएसआई के अंडर में ए फ्यू बिल्डिंग्स, उतनी ज़्यादा है भी नहीं, उस पर इतना क्यों हवाला कर रखा है, दैट इज द पॉइंट। लेकिन उसका उन्होंने बता दिया कि जब आपकी धार्मिक प्रैक्टिस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं, तो आपका आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं हो रहा, 25-26 का बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो मैं अब यहाँ पर एक बात अंतिम मेरे दिमाग में आई कि जब निशिकांत दुबे जी ने बड़ा हंगामा कटा, सुप्रीम कोर्ट क्यों हस्तक्षेप कर रहा है, ये सारी चीज़ें आई, हमें कई बार लगता है कि कोर्ट में जब निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आता है, या हमें ऐसा लगता है कि नहीं आ रहा है, तो फिर ये हल्ला कोर्ट के लिए काटना कितना, मतलब मुझे लगता है कि जिसके पक्ष में जब राम मंदिर वाला आया तो एक पक्ष ने किया, दूसरे पक्ष ने किया, आज आप करने लगे, तो इन कोर्ट को तो राजनीति से दूर रहने दो सर। आज देखिए आज बीजेपी वाले क्या कह रहे होंगे। अरे सर, एक मैं सॉरी टू ऑफ द रूट थोड़ा एक पॉइंट डालना चाहूँगा मैं। पिछले हफ्ते 2 दिन पहले जस्टिस बेला त्रिवेदी रिटायर हुई हैं सुप्रीम कोर्ट से।
इस कपिल सिब्बल साहब ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, मुझे शर्म आ रही है कि वो हमारी इस ऐसी ग्रेशियस संस्था के प्रधान हैं कि जिन्होंने जस्टिस बेला त्रिवेदी को फेयरवेल पार्टी, दिस इज द डिस्गस्टिंग एट द पार्ट ऑफ, बताइए क्यों? क्योंकि वो कपिल सिब्बल का पता है, हमारे बच्चे जेलों में पड़े 5-5, 6-6 साल से। वो बच्चे कौन है? सरजल इमाम जैसे, जो ये कहते हैं पूरे ईस्टर्न सेक्टर को हिंदुस्तान के गले को काट देंगे। क्या रोल था उसमें? है? क्योंकि वो जस्टिस बेला त्रिवेदी के सामने वो बेल गई, और उसके वकील ने जब देखा कि वो नहीं बनती मेरी बेल, तो उसने विड्रॉ कर लिया। जहाँ तक याद आ रहा है, जस्टिस बेला त्रिवेदी ने शायद वो फैसला भी उनके था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो SC है उसके अंदर वर्गीकरण की बात की थी, आरक्षण के, वो फैसला में भी वही शामिल थी। हाँ, तो उसमें कपिल सिब्बल को क्या परेशानी होनी चाहिए? क्या उसके कारण से भाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ कोई जज है, कल को तो ये तथ्यों के आधार पर निर्णय देंगे। क्या कपिल सिब्बल साहब क्या मैसेज देना चाह रहे हैं CGI को? अगर आपने वक्फ के, मिला के हम सभी पक्षों कह सकते हैं। एक मिनट, क्या कपिल सिब्बल साहब ने ये मैसेज दिया है बेला त्रिवेदी को ना फेयरवेल दे करके कि चीफ जस्टिस साहब और ये मसीह साहब, अगर आपने ये वक्फ पर हमारे फेवर में नहीं किया तो हम आपको भी फेयरवेल नहीं देंगे, वेरी शॉर्टली यू आर गोइंग टू बी रिटायर्ड। मेरे ख्याल से वकील साहब इस बात से तो आप सहमत होंगे कि जिसके पक्ष में निर्णय आता है वो कहता है सही किया कोर्ट ने, जिसके खिलाफ आता है वो राजनीति करता है। वो देखो उसमें दोनों पक्ष है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। एक बात है, कहीं पे, क्योंकि जज लिखने वाला भी वो भगवान तो है नहीं, थोड़ी बहुत त्रुटियां गलतियां, मतलब उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन रह जाती हैं, तो उसके लिए ऊपर की पीठ है। लीगल एक बात, क्रिटिसिज्म हेल्दी है, लेकिन इलॉजिकली इस तरह से, जैसे बेला त्रिवेदी के साथ में नहीं, बेला त्रिवेदी की भी बात कर लो आप, उनके जस्टिस बेला त्रिवेदी के बारे में जो आप बता रहे हो, मुझे जानकारी नहीं इस विषय की कि उन्हें फेयरवेल नहीं दिया गया, गलत हो। लेकिन निशिकांत दुबे का भी बयान जो है वो भी काफी मेरी समझ से चिंताजनक है, मैं जितनी समझ रखता हूँ। क्या जैसे उन्होंने जो कहा कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये सारी बातें कही उन्होंने, अभी आया भी तो नहीं था निर्णय, कोई ऐसी बात हुई? हाँ, तो क्यों नहीं है? अब ये देखिए, अब ये देखिए जो हिंदुस्तान की सरकार ने ये डिसाइड किया कि जितने भी पाकिस्तानी हैं, जिस इंडिया और पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट के अंदर के जितने भी पाकिस्तान 48 आवर्स के अंदर देश को छोड़ दीजिए, उसके अंदर कुछ लोग बॉर्डर पे जा चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरफियर करते हुए उनको कहा कि नहीं भैया, हाई कोर्ट भी तो है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट, जो बागा बॉर्डर से चंडीगढ़ हाई कोर्ट और ज़्यादा नज़दीक पड़ती थी, सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ में कुछ तो सरकार के लिए छोड़ दीजिए। और उसके अंदर देखिए, एक तरफ तो सरकार ने अभी कोर्ट ने ये कहा है कि हिंदुस्तान एक कोई धर्मशाला नहीं है, तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरफियर करके उसको रोक करके उनको जाने से रोकने के, ये रियली में इंटरफेरेंस है सरकार की पॉलिसीज। और जबकि क्लियर कट है कि वो पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार तो है ना नियम के अनुसार। नहीं, क्या नियम? जब एक एस्टेब्लिश्ड हो चुका है, ये आदमी इलीगली हिंदुस्तान के अंदर रह रहा था और इसने यहाँ रहकर 40 साल से, कैन यू बिलीव इट? मैं ये कह रहा हूँ, कोई आदमी इलीगली रह रहा है, हाँ, तो वो हिंदुस्तान की कोर्ट में अपील तो कर सकता है कि मैं रहूं ना रहूं, मुझे रहने का अधिकार तो है कि हाई कोर्ट करिए ना, या सीधा सुप्रीम कोर्ट के। क्या हमारे केसेस 10-10, 15-15 साल से पड़े, उनको है कि उनके पीछे एक सिस्टम काम कर रहा था, जिन्होंने उन्हें हेल्प की सुप्रीम कोर्ट तक लाने के लिए। Exactly. वो तर्क हो सकती है, क्योंकि जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और कहना चाहूँगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती ना, वो बहुत इंटेलिजेंस के बेस के ऊपर, बहुत ज्यादा जज भी बहुत इंटेलिजेंस के बेस पे नहीं, वो तो इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट के पास में नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट में तो कपिल सिब्बल रो, हम ये आप जाके बताएंगे तो बता रहेगा। वहाँ पे रॉ है, IB है, दुनिया भर की इंटेलिजेंसी है, जो एजेंट हैं हमारे पास में, जो अंडर कवर अप कवर, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन फीडबैक देते हैं। वही अदरवाइज आपने सोचा था कि कम से कम भी जो ना 25 लाख पाकिस्तानी हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, जो हिंदुस्तान में कहीं पे भी पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, तब पाकिस्तान जिंदाबाद, कहीं पे भी होता पाकिस्तान जिंदाबाद। अब पता लगा ना पाकिस्तान जिंदाबाद कहाँ से हो रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं हिंदुस्तान के आपके इंटरेस्ट में 40 साल से। एडमिटेड फैक्ट, उन्होंने माना है हम 40 साल से रह रहे हैं। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट को नहीं इंटरफियर करना चाहिए था उसको अंदर। सरकार का डिसीजन सरकार को देखने दो। वो
इंटरनेशनल सिक्योरिटी का सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, वो सरकार का काम बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर और इस घटना के, पहलगाम की घटना के बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी आई जो आंखें खुली सरकार की, और ऐसी चीज़ें आई जिससे हम सब लोग अचंभित रह गए। लेकिन आज जैसा कि वकील साहब ने बताया, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट धर्मराज जी रहे, जिन्होंने उसको एक्सप्लेन किया और जो समझा, जो अभी निर्णय है वो ये है कि अभी जो पूछा है सवाल, उन्होंने कहा है कि आप कोई ऐसा बड़ा एविडेंस यानी कि सबूत लाइए जिससे ये सिद्ध हो कि ये संविधान को तोड़ने वाला कानून है, संविधान के खिलाफ कानून है, कोई किसी ने संविधान किसी चीज़ का उल्लंघन किया है। जिन बातों को उन्होंने रखा वो थी धारा 25 और 26 आपने बताई, जिसमें कहा कि हमें अपने धर्म की जो प्रैक्टिस है, रिलीजियस प्रैक्टिस, वो नहीं करने दी जाएगी। अगर वो ASI या किसी ऐसी संरक्षण इमारतें हैं जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखती हैं तो उस पर ने कहा कि उसको मनाही नहीं होगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जो याचिका पक्ष है उसको साफ नुकसान पहुँचा है, क्योंकि उसकी दलील ये थी कि वो वफ़ नहीं रहेंगी और उसकी वजह से धारा 25-26 का उल्लंघन होगा, तो वो वहाँ पर नहीं सिद्ध कर पाए कि होगा। वकील साहब दूसरी चीज़ ये थी, एक चीज़ अटकी हुई है जो बात कही थी कि अगर 5 साल से ज़्यादा, 5 साल के आसपास मेरे नहीं हुए हैं और वो व्यक्ति जो इसने 5 साल जिसने इस्लाम को कबूल किया है या इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहा है, उससे पहले अगर उसकी मृत्यु होती है और वो करना चाहता है वफ़, तो कैसे करेगा। वकील साहब ने उसका भी जवाब दिया कि वो अपने परिवार उसका करेगा, जो भी कुछ रहेगा बाद में देखी जाएगी, लेकिन इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। तो ये अभी विषय। वकील साहब एक चीज़ पूछना चाहूँ मैं इस वीडियो बंद करने से पहले, अब इसमें आगे का तारीख है, क्या है, क्या कल अभी सुनवाई जारी रहेगी? हाँ, कंटिन्यूस अभी ये सब रहेगी। रहेगा। और जो अभी कानून है वो मतलब जो आपके क्या नाम वो हैं तुषार मेहता जी, सरकार के वकील, उन्होंने कोई इसमें कहा कि ये लागू कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये भी ऐसी रहेगी ऐसा स्थिति? नहीं, वो तो इंटरिम स्टे के ऊपर कहा था। इंटरिम स्टे जो है ना, पहले हमारे SG साहब ने, तुषार साहब ने जो है ना ये अंडरटेकिंग दे दी थी कि जी ठीक है, जो ये एक्ट अप्लीकेबल मतलब इम्प्लीकेशन इसकी नहीं रहेंगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को वो डीनोटिफिकेशन वाली बात। हाँ, कोई भी चीज़, कोई भी जो इस एक्ट के तहत जो भी डीनोटिफिकेशन वगैरह है ये है, वो सब के सब लागू नहीं होगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इसका जब फैसला तक कोर्ट में है। बिल्कुल। तो जब तक कोर्ट में है तब तक अभी जो वक्फ संशोधन कानून है 2025, उसकी अभी जो नियमावली है, जो कानून है, वो भी लागू नहीं होगा, ऐसा तुषार मेहता जो सरकार की तरफ से वकील हैं उन्होंने कहा है। फ़िलहाल इसकी सुनवाई भी जारी है, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। ये बड़ा विषय है, क्या है, इसी तरीके से सीनियर एडवोकेट से उसको समझेंगे, उसके कानून के तह तक जाने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे आम भाषा में कि वास्तव में सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.